हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज़ क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज़ क्लासेस पे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में हम पुराण से उपनिषद से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पुराण के बारे में पढ़ा था और हमने ख़त्म कर दिए थे कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो वहीं से हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं उपनिषद। ठीक है, सो इससे पहले जो वीडियोज़ नहीं देखी है आपने देख लीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं उपनिषद से। तो देखिए, बेसिकली उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन। क्या है? समीप उपवेशन या समीप बैठना। ठीक है, ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना, इसका मतलब है। ठीक है, यह शब्द उप नि उपसर्ग तथा सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के तीन अर्थ होते हैं। क्या? नाश होना, गति पाना या फिर जानना, अवसादन, शिथिल होना। ठीक है, उपनिषद में ऋषि की और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है जो पाठक को वेद में के मर्म तक पहुंचाता है। ठीक है, उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूलधार है। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूलधार है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन स्रोत है वह ब्रह्म विद्या है। जिज्ञासाओं के ऋषियों द्वारा खोजे हुए उत्तर हैं। वह चिंतनशील ऋषियों की ज्ञान चर्चाओं का सार है या फिर कवि हृदय ऋषियों की काव्याम आध्यात्मिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने? ये बेसिकली उपनिषद के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दर्शन की बात कर रहे थे हम। तो देखिए, यह एक अनिश्वरवादी दर्शन है जो सृष्टि के उद्भव विकास के लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानता है। मतलब जो कुछ भी होता है प्रकृति के तरफ से होता है। संख्या का अर्थ सम आख्या यानी समान व्याख्या से है। इसमें प्रकृति और सृष्टि को एक समान माना गया है। ठीक है, यह ईश्वर को तो नहीं मानता लेकिन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। इस दर्शन के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति सृष्टि के दो मुख्य तत्व हैं। इसलिए इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के तीन गुण सत्य श्रेष्ठ का प्रतीक, रज चंचलता का प्रतीक, तम आलस्य का प्रतीक होते हैं। ये तीनों ही गुण साम्य व्यवस्था में रहते हैं, परंतु पुरुष के संपर्क में आने के पश्चात ये सक्रिय हो जाते हैं और सृष्टि का निर्माण आरंभ होता है। ठीक है, यही बात करें हम योग दर्शन की तो देखें, महर्षि पतंजलि इस दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह दर्शन सांख्य की अनेक मान्यताओं को स्वीकार करता है। इस दर्शन का मानना है कि मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के योग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस योग के 8 अंग होते हैं, जैसे यम अर्थात मन और वाणी का संयम। यम 5 प्रकार का होता है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अविग्रह। 8 अंग में से दूसरा अंग होता है नियम। क्या होता है? नियम, अभ्यास के नियम। नियम भी 5 प्रकार का होता है: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर का ज्ञान, ध्यान। इसके बाद तीसरा अंग आता है आसन, शरीर का संयम। शरीर को सुखपूर्वक एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठाए रखने का अभ्यास आसन है। फिर आता है प्राणायाम, जो प्राणवायु का अभ्यास। इसके 3 भाग हैं: सांस को अंदर रोकना जिसे पूरक कहते हैं, और सांस को बाहर निकालना जिसको रेचक कहते हैं, और सांस तथा प्रश्वास की गति को रोकना जिसे कुंभक भी कहते हैं। 5वां अंग आता है प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। 6वां अंग है धारणा, किसी वस्तु विशेष पर ध्यान केंद्रित करना। 7वां अंग है ध्यान, धारणा का परिणाम है। इसके अंतर्गत लक्ष्य का निरंतर मनन किया जाता है।
और 8वां अंग है समाधि, ध्यान के विषय पर दीर्घ काल तक एकाग्रता स्थापित करना समाधि कहलाती है। समझ गए। आइए बात करते हैं न्याय दर्शन की, जिसको भी महर्षि गौतम ने लिखा है। न्याय दर्शन का मानना है कि परमाणु की सहायता से ही अर्थात ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमाण होना आवश्यक है। फिर बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की, जो महर्षि कणाद के द्वारा लिखा गया है। तो महर्षि कणाद का वास्तविक नाम उल्लूक था। क्या था? उल्लूक था। और इसीलिए इनके दर्शन को अलौक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इस दर्शन में 7 विशेष पदार्थों से सृष्टि की रचना की बात मानी गई है, इसलिए इसे वैशेषिक दर्शन भी कहते हैं। यह दर्शन मानता है कि भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ठीक है। फिर बात करें पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, तो मीमांसा दर्शन पूर्णतः वेदों पर आधारित है। मीमांसा का सामान्य अर्थ है विचार करना। यह दर्शन वेद का विश्लेषण करता है। फिर उत्तर मीमांसा महर्षि वादरायण, यह भारतीय दर्शन का चरम उत्कर्ष माना जाता है। इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत का आशय है वेदों का अंतिम भाग। इसके रचयिता महर्षि वादरायण है को माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो स्मृतियों में आश्रमों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मन्नु ने मानव आयु सामान्यतः 100 वर्ष की मानकर उसको 4 बराबर भागों में बांटा है। प्रथम चतुर्थार्थ ब्रह्मचार्य है। इस आश्रम में गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करना कर्तव्य है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्या का उपार्जन और व्रत का अनुष्ठान है। मन्नु ने ब्रह्मचारी के जीवन और उसके कर्तव्यों का वर्णन विस्तार के साथ किया है। ब्रह्मचार्य उपनयन संस्कार के साथ प्रारंभ और समावर्तन के साथ समाप्त होता है। इसके पश्चात विवाह करके मनुष्य दूसरे आश्रम गृहस्थ में प्रवेश करता है। समझ गए। विवाह करने के बाद वो दूसरे आश्रम में घुस जाता है। ठीक है। गृहस्थ समाज का आधार स्तंभ है। गृहस्थ समाज का आधार स्तंभ है, जिसका प्रकार वायु के आश्रम से भी सभी प्राणी जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के सहारे अन्य सभी आश्रम वर्तमान रहते हैं। इस आश्रम में मनुष्य ऋषि ऋण से, वेद से स्वाध्याय द्वारा, देव ऋण से यज्ञ द्वारा और पितृ ऋण से संतानोत्पत्ति द्वारा मुक्त होता है। इस प्रकार नित्य पंचम महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा यह समाज एवं संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। आयु का दूसरा चतुर्थार्थ गृहस्थ के में बिताकर मनुष्य जब देखता है कि उसके सिर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तब वह जीवन के तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। नववर्ती मार्ग का यह प्रथम चरण है। ठीक है। इसमें त्याग की आशिंग पालन होता है और वानप्रस्थ के अनंतर, देखिए ये बहुत डिटेल में है, बट आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार हम थ्रोली रीडिंग कर रहे हैं तो ये भी पढ़ लिया जाए। ठीक है। इसमें त्याग का आंशिक पालन होता है और वानप्रस्थ के अनंतर शांतिचित्त परिकव वय वाले मनुष्य का संन्यास प्रारंभ होता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर जितेंद्रिय हो, भिक्षा ब्रह्मचार्य, बलि वैश्वदेव गृहस्थार्य या वानप्रस्थ आदि से विश्राम पाकर जो संन्यास ग्रहण करता है वह मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त कर अपनी पारमार्थिक ब्रह्म उन्नति करता है। ठीक है। इसमें अगला हमारे पास टॉपिक आता है विवाह। देखिए वैदिक काल में एक विवाह को सर्वोत्तम माना जाता था। ठीक है। बहुविवाह अर्थात एक से ज़्यादा पत्नी का होना सामान्य बात होती थी। ठीक है। तो विवाह कितने प्रकार के होते थे उनको मुझसे जानना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में। तो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, परंतु समाज द्वारा कुल 4 के प्रकार को ही विवाह की अनुमति थी। मतलब प्रचलित तो 8 विवाह थे, लेकिन समाज में 4 ही टाइप के विवाह को अनुमति थी। तो पहला विवाह था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह
यह सबसे प्रचलित विवाह का प्रकार था, सबसे ज़्यादा फेमस था। इसमें लड़की के पिता सुयोग्य वर का चयन करते थे। लड़की के पापा चुनते थे कि लड़की की शादी किससे होगी। उसका विवाह अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता था, समझ गए, जैसे आज भी किया जाता है। ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते थे और रिश्तेदार नवविवाहित जोड़े का उपहार प्रदान किया करते थे। ये आज भी प्रचलन में है। तो आज जो विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रजापत्य विवाह। कौन सा? प्रजापत्य विवाह। यह एक साधारण प्रकार का विवाह होता था जिसमें लड़की के पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में आशीर्वाद के साथ सौंप देता था। इस विवाह में दहेज का प्रावधान नहीं होता था, ठीक है। तो बेसिकली आज भी यही होना चाहिए, प्रजापत्य विवाह, कोई दहेज नहीं होना चाहिए। इवन डावेरी सिस्टम लागू कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डावेरी को गलत भी बता रखा है। तो बेसिकली चलो वो बात अलग है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। हम अपने टॉपिक पे रहते हैं वरना भटक जाएंगे। फिर बात करते हैं आर्ष विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह क्या होता है? इस विवाह के प्रकार में सन्यासी जो ब्रह्मचार्य का आजीवन पालन लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान करता था जो विवाह का प्रस्ताव माना जाता था। देख रहे हो, एक जोड़ी बैल, ठीक है। और बैल भी क्या पता उस टाइम इसलिए दिया जाता हो क्योंकि उस टाइम कृषि होती थी और वो उस बैल के थ्रू ही अपनी कृषि को कमाए खाए, समझ रहे हो। तो वैसे ही अर्श विवाह कहा जाता था इसे। तो अब हमें शुरू करना है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक स्थिति, ठीक है। जहाँ पे जनपद आ जाएंगे, मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गंधार के बारे में पढ़ेंगे, कुरु के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में काफ़ी राजनीतिक प्रगति हुई, ठीक है। संपूर्ण उत्तर भारत में कई शक्तिशाली महाजनपदों का भी उदय हुआ। आप बोलोगे सर महाजनपद क्या होते हैं? आइए मैं बताऊँगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैदिक काल के जन विकसित होकर महाजनपद बन गए, ठीक है। जो पहले जन थे, जो जनता थी, वो महाजनपद बन गए, जगह बन गई, नगर बन गए। इस राजनीतिक विकास के लिए लोहे का ज्ञान एवं उसका उपयोग मूल रूप से उत्तरदायी कारक माना जाता था। इस टाइम पे लोहे का ज्ञान हो चुका था। लोहे का ज्ञान होने से कृषि कार्य में भारी प्रगति देखने को मिली। फलस्वरूप लोगों के जीवन में स्थिरता एवं समृद्धि आई, समझ गए। लोहे आप खुद देख लीजिए ना, लोहे का यूज़ आज के टाइम पे कितना होता है। जितने भी उपकरण यूज़ किए जाते हैं खेती करने के लिए, उन सब में लोहे का यूज़ किया जाता है। और इसी के फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप राजनीतिक विकास हुआ और जनों का रूपांतरण महाजनपदों में हो गया। अब प्रारंभिक में बुद्ध और जैन किताबों में 16 महाजनपदों का नाम वर्णन प्राप्त होता है। तो आपने भी यही सुना होगा 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था, ठीक है। तो देखिए, कुछ नियमों में असमानता पाई जाती है, लेकिन देखिए वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती का नाम प्राय देखने को मिलता है, जिसमें यह स्पष्ट है कि ये जनपद उस काल के अत्यंत प्रभावशाली जनपद हुआ करते थे। प्राय महाजनपद आनुवंशिक राजाओं द्वारा शासित किया जाता था, परंतु कुछ महाजनपद गणराज्य के रूप में विद्यमान थे जिन्हें संघ के नाम से भी जाना जाता था। महाजनपदों में वज्जी और लिच्छवी महासंघ थे। तो बेसिकली आप एक बार ये मैप देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए, ये देखिए। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं देखना, लोकेशंस देखनी है, ठीक है, कहाँ पे क्या है। तो देखिए एक बार हम पढ़ते हैं, मैं मार्क करता हूँ इसको। देखिए मगध ये रहा, वज्जी ये रहा, मगध आज का बिहार, वज्जी ऊपर है, माला, कोसाला, पंचाला, कुरु भी है, ठीक है, मत्स्य, अवंती, चैत्य, ठीक है, गांधारा। सो ये है, इन सबको हम डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है। ये टेबल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपके नोट्स में बनी हुई होनी चाहिए। देखिए महाजनपद, फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे राजधानी, और यहाँ बात करेंगे हम स्थिति आज कहाँ है, ठीक है। सो देखिए सबसे पहला और शक्तिशाली मगध, उसकी राजधानी क्या थी? राजगीर और पाटलिपुत्र। आधुनिक पटना जो कि बिहार में है, समझ गए। अंग, ये महाजनपद है सारे, अंग, वज्जी, मल, काशी, वतस, पांचाल, कुरु, कौशल, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, अवंतिका, और ये सारी वो राजधानी इनकी, ये जितनी भी है ये सब इनकी राजधानी है, ठीक है।
तो यह अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, मल की कुशिन, काशी बनारस, वतस कौशाम्बी, पांचाल कापिल्य, कुरु हस्तिनापुर, कौशल अयोध्या, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर और चेदी सुक्तिमुति वर्तमान खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, अवंतिका महेशमती। इसी के साथ एक बात करें कहाँ कहाँ थे, तो अंग पूर्वी बिहार में, वज्जी उत्तरी बिहार में, मल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, काशी आधुनिक वाराणसी में, वतस इलाहाबाद में उसके आसपास के क्षेत्र में, पांचाल बरेली व रामपुर उत्तर प्रदेश में, कुरु मेरठ व सहारनपुर में, कौशल अयोध्या व बहराइच उत्तर प्रदेश में, सूरसेन मथुरा व अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ही मत्स्य जयपुर व उसके आसपास, चेदी बुंदेलखंड में। सो ऐसे ही ये चीज़ें हैं, ठीक है। असमक की राजधानी है प्रतिष्ठान नापुर और महाराष्ट्र में थे आज के। गांधार की राजधानी है तक्षशिला जो कि आज के पाकिस्तान में है। तो जो टेबल मैंने आज आपको पढ़ाई है उसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मगध का उदय से, ठीक है। और उसके बाद हम वंश पढ़ेंगे, कौन कौन से वंश आए। सो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ऑलरेडी 17 मिनट्स के अराउंड की हो चुकी है। अगर मगध का उदय स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो ख़त्म करते हैं इसको इसी में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।